हेलो मेरे नन्हे प्यारे मुन्ने दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त ही होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेव एंड साउंड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, वो इससे कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं और एकदम रिविजन की तरह इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ। तो सबसे पहले वेव एंड मोशन। तो वेव एंड मोशन में पहले क्या आता है? वेव। यानी सर ये वेव क्या होता है? अगर इसका हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है बच्चों तरंग। ठीक है। एंड और साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्वनि होता है। यानी तरंग और ध्वनि। तो यानी तरंग क्या होता है? तो सबसे पहले क्या है? वेव मोशन। यानी वेव मोशन क्या है? तो वेव मोशन पढ़ने से पहले वेव क्या होता है? तो वेव, वेव को ही बोलते हैं बच्चों कंपन, या इसी को बोलते हैं दोलन। दोलन बोलो या वेव बोलो या कंपन बोलो। तो ये तरंग क्या होता है? जैसे मान लो कोई, अगर कोई फिक्स पॉइंट पे कोई चीज लटका हुआ है, ठीक है, कोई फिक्स पॉइंट यानी कोई निश्चित बिंदु से कोई लटका हुआ है और वो अपने ही पॉइंट से समान समय अंतराल में आगे पीछे डोल रहा हो, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो जैसे देखो, झूले की गति। झूले की गति, अगर नाव वाला झूला का बात करें तो वो क्या करता है? एक निश्चित समय अंतराल में अपने आप को क्या करता है? दौड़ाते रहता है। तो ये क्या हो गया? वेव या दोलन बोलो या कंपन बोलो। उसी तरह अगर बोले ठोस के अणुओं की गति, ठोस जो बनाता है अणु से मिलकर बनाता है, तो अणु के बीच में क्या होता है? एक गति होती है। तो हम उसको भी क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई ऊपर नीचा करता है, यानी एक समय समान अंतराल में क्या करता है? ऊपर नीचे करते रहता है। तो हम उसको भी क्या बोलते हैं? सर वहां दोलन हो रहा है या कंपन हो रहा है या वेव है। तो यहाँ पे एक चीज बात करते हैं कि सर जितने भी आवर्त गति होते हैं सभी दोलनी गति होते हैं। तो आवर्त गति नहीं समझे जा, अगर निश्चित समय अंतराल में अगर कोई चीज वस्तु ऊपर नीचे दोहरा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? आवर्त गति। ठीक है। यानी सभी आवर्त गति दोलनी गति होता है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्त गति नहीं होता है। इसको पॉइंट में याद रखना। ठीक है। अब आगे क्या है? वेव मोशन। वेव मोशन क्या होता है? कहता है कि किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं। उत्पन्न विक्षोभ को क्या बोलते हैं? तरंग या उसी को लहर कहते हैं। जैसे अगर एक बात करें तो इसे पानी एकदम सीधा सपाट है, अगर हम उसमें एक कंकड़ पत्थर या डालें तो वो क्या कहता है? एक विक्षोभ पैदा होता है कि नहीं होता है? तो हम उसी को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। अगर बात करें, एक रस्सी ले लो, रस्सी के टुकड़े, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखो, शांत जल में टुकड़ा मारने पर विक्षोभ। अगर कोई शांत जल है उसमें एक कंकड़ गिरा दो तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसी के बाद दूसरा उदाहरण करें तो रस्सी के एक छोर पर झटकने पर विक्षोभ का होना। अब एक रस्सी है तो रस्सी को अगर हम एक कोर पे छोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरी बात क्या है? हम उसको एक झटका मारेंगे दूसरे तौर पे, तो वहां पे एक वेव बनेगा। तो हम उसी को क्या बोलते हैं? विक्षोभ बोलते हैं। विक्षोभ का होना। तो विक्षोभ का जब आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होता है उसी को हम वेव मोशन कहते हैं। यानी जो विक्षोभ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसी विक्षोभ को आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव मोशन। यानी विक्षोभ का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? वेव मोशन। ठीक है। तो शांत जल में टुकड़ा मारने का विक्षोभ, रस्सी के एक छोर को झटकने पर विक्षोभ, तो यही होता है वेव मोशन। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। वेव लेंथ किसको बोलते हैं उसको देखो क्या है कि वेव लेंथ कहता है कि एक चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितना दूरी तय करता है उसी को हम क्या करते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। अगर बात करें, अगर वेव मान लो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से यहाँ तक,
तो ये शुरू कहाँ हुआ, यहाँ से लेके फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ। तो बोलता है क्या, एक चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है, मान लो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो फिर यहाँ यहीं आने में इसको कहाँ लगा, यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, दूरी हुआ। जहाँ से हम शुरू किए वहीं पे स्टार्ट। अगर बात करें यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से, यहाँ होगा तो यहाँ, तो यानी एक चक्कर पूरा करने में कंपन के समय में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अगर बात करें वेवलेंथ, इस वाले पीक वाले को वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, थ्रो बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, थ्रो, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दो क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या दो थ्रो के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आपको अब देखो आयाम क्या होता है। आयाम किसको बोलते हैं कि दोलन करने वाली जो वस्तु है अपनी स्थिति से जो महत्तम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। यानी कोई वस्तु मान लो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से कोई वस्तु दोलन कर रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस दोनों के बीच जो महत्तम विस्थापन है, तो विस्थापन हम किसको कहते हैं, दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा, आयाम, यही तो विस्थापन है ना, तो विस्थापन को आयाम बोलते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपनी स्थिति से महत्तम विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए से। आयाम को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, तरंग चाल। यानी तरंग चाल क्या होता है, तो बोलता है तरंगों द्वारा आगे बढ़ने की दर को ही क्या बोलते हैं, तरंग चाल कहते हैं। यानी तरंग को आगे बढ़ने की ही दर को क्या बोलते हैं, तरंग चाल कहते हैं। जैसे यहाँ से तरंग आगे बढ़ रहा है तो इसी की दर को क्या बोलते हैं, तरंग चाल करते हैं। इसको डिनोट करते हैं भी से। यानी तरंग की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। तो भी बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा। भी बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा। भी बराबर एन इंटू लेमडा होता है। तो भी क्या होता है, तो भी क्या है, तरंग की वेग है या तरंग की चाल, यानी वेलोसिटी है, तरंग की वेग है। अच्छा, तरंग की वेग, तो वेग क्या होता है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, तरंग की वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ पे, तो वायु में। अगर निर्वात में करें तो उसकी होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या ए भी बराबर क्या होता है, लेमडा बाय टी। भी बराबर क्या होता है, लेमडा बाय टी। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, यानी टी फॉर टाइम, लेमडा बाय टी, और एन बराबर क्या होता है, 1/t। तो एन बाय 1/t होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ऐसे भी याद रखना, अनुप्रस्थ तरंग। एक और तरंग होता है जिसको बोलते हैं अनुधैर्य तरंग। अनुधैर्य मतलब धीरज रखना। अनुधैर्य मतलब क्या हो गया, धीरज रखना, वो हमेशा साथ साथ चलता है। अनुधैर्य, धैर्य का मतलब क्या होता है, धीरज रखना, और धीरज रखने का मतलब होता है साथ साथ चलने। यानी तुम्हारे साथ वो साथ साथ चलेगा, यानी वो समांतर चलेगा। लेकिन अनुधैर्य यानी धीरज रखना, और धीरज रखने का मतलब होता है तुम्हारे साथ साथ चलेगा और वो समांतर चलेगा। लेकिन एक होता है अनुप्रस्थ, तुम कहोगे कुछ तो वो सुनेगा कुछ और, वो एक दूसरे के लंबवत चलेगा, तुम इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण के तरीके क्या बोलते हैं, माध्यम के कण। इसके जो कण के चलने की जो दिशा होता है लंबवत कंपन करते, चलेगा इधर, लेकिन इसका जो कंपन होगा इसका जो कंपन होगा वो लंबवत होगा। चलने की दिशा के साथ क्या होता है, ये लंबवत कण चलता है। लेकिन वही बात करें तो अनुधैर्य में इसके कण के जो चलने की दिशा के साथ जो कंपन होता है समांतर होता है। यहाँ पे कौन होता है लंबवत, तो कंपन।
जाना चाहिए इसको सीधी, लेकिन इसका जो कंपन जाता है तो सीधा, लेकिन इसका कंपन क्या होता है, लंबवत होता है। यानी माध्यम के कण के चलने की दिशा के क्या होता है, लंबवत कंपन करती है। इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और उसी तरह ये क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। जैसे हम अगर बात करें प्रकाश की चाल बता दो, प्रकाश की चाल क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है। अब देखो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य मतलब क्या हुआ सर, प्रकाश की चाल तो हमेशा सीधी चलती है, अगर वो सीधी चलती है तो क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखो रस्सी, रस्सी का झटकाना, अगर हम कोई चीज रस्सी लेते हैं, अगर यहाँ पे बना हुआ है रस्सी और अगर हम यहाँ पर से इसको झटका देंगे तो ये इसी तरह से क्या होगा, कंपन करेगा। तो ये इसको जाना चाहिए, कण की गति की दिशा क्या होगा, सीधी होगी, लेकिन कंपन करने की क्या होगा, लंबवत होगा। आगे क्या है, जल की सतह पर तरंग, ये भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। जल की सतह पर भी क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। अब जो यहाँ पे जो बनता है, देखो इसको, जब ये चलता है तो इस तरह से चलता है, ऊपर नीचा ऊपर, यानी ऊपर वाले भाग को अगर बात करें इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसी तरह अगर नीचे वाले भाग को बात करें तो इसको बोलते हैं थ्रो। तो वही चीज लिखे हैं इसमें, क्रस्ट तथा थ्रो का निर्माण होता है। अनुप्रस्थ तरंग समझ में आ गया, जिसमें जो माध्यम के कण की चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती है। और उसके बाद अगर अनुदैर्घ्य तरंग का बात करें तो माध्यम के कण के चलने की दिशा के समांतर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रस्सी का झटकाना, ये क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। जल की सतह पे तरंग चलना क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें क्रस्ट और थ्रो का निर्माण होता है। उसी तरह आगे आते हैं, उस आगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग। अब अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, माध्यम के अनुदैर्घ्य यानी धीरज वो साथ साथ चलेगा, तो कंपन भी इसके साथ साथ चलता है। इसमें संपीड़न तथा विरलन बनता है, इसमें संपीड़न तथा विरलन बनता है। एक स्प्रिंग को उदाहरण दे दो, स्प्रिंग में क्या होता है, मोड़ा हुआ रहता है। जब मोड़ा हुआ तो जब तुम उसको दबाओगे तो क्या होगा, संपीड़न। और उसी तरह जैसे हम इसको खींचेंगे तो उसमें क्या होगा, विरलन होगा, यानी बहुत दूर दूर जाएगा। दाबेंगे तो संपीड़न, खींचेंगे तो विरलन होगा। तो उसी तरह इसमें संपीड़न तथा विरलन बनता है। ठीक है, आगे क्या है, जैसे बात करें स्प्रिंग या स्प्रिंग तरंग या ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। चलो उसी तरह आगे क्या है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या होता है, मैकेनिकल वेव। बोलता है वे तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होता है, उसी को बोलते हैं यांत्रिक तरंग। वे तरंग जिनके संचरण के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे बात करें जल की तरंग, यानी जल में तरंग जो जाता है उसमें माध्यम की जरूरत होता है। उसी तरह ध्वनि की तरंग क्या होता है, ध्वनि तरंग, स्प्रिंग, ये सभी में क्या होता है, माध्यम की जरूरत पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ये तरंग अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, ये जो तरंग होते हैं मैकेनिकल वेव, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरह के तरंग हो सकते हैं। तो क्यों हो सकते हैं, तो उसका जवाब आगे है। क्या बोलता है, इसमें जो प्रत्यास्थ होता है तथा जड़त्व के कारण क्या होता है, यांत्रिक तरंगों का किसी भी माध्यम में संचरण क्या होता है, संभव होता है। किसके कारण, प्रत्यास्थ और जड़त्व के कारण। प्रत्यास्थ तथा जड़त्व के कारण अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों हो सकते हैं। अब यांत्रिक तरंग का वर्गीकरण किया गया, क्यों, तो यांत्रिक तरंग ध्वनि तरंग भी कहते हैं, यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग भी कहते हैं या हो सकता है, लेकिन सभी यांत्रिक तरंग जो होते हैं सुन नहीं सकते हैं। जितने भी सभी यांत्रिक तरंगे हैं उसको हम सुन नहीं सकते, इसलिए इसे 3 वर्गों में रखा गया है। तो यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं, लेकिन सभी यांत्रिक तरंग को हम
सुन नहीं सकते, इसलिए इसे 3 वर्गों में रखा गया। पहला क्या है? श्रव्य तरंग। दूसरा क्या है? अपश्रव्य तरंग। तीसरा क्या है? पराश्रव्य तरंग। अब श्रव्य तरंग क्या होता है? श्रव्य तरंग हम उसको कहते हैं जिसे हम सुन सकते हैं, उसी को बोलते हैं श्रव्य तरंग। और अपश्रव्य तरंग क्या होता है? वैसा तरंग जो श्रव्य तरंग से कम होता है, उसी को बोलते हैं अपश्रव्य तरंग, और हम इसे नहीं सुन सकते हैं। तीसरा क्या होता है? पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग क्या होता है? जिसको हम बहुत ज्यादा लाउड, यानी बहुत ज्यादा आवाज, जिसको हम कान से सुन नहीं सकते हैं, सुनने के बाद बहरा ना हो जाए, उसी को बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। अगर श्रव्य तरंग का बात करें, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यही पूछता है एग्जाम में। तो श्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो का मतलब क्या होता है? हजार, यानी 20,000 हर्ट्ज होता है। श्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 फ्रीक्वेंसी। अगर बात करें, यहाँ पे लिखते हैं, अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग। ठीक है। अगर 20,000 से कम रहेगा तो उसको बोलते हैं अपश्रव्य। क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंग। और इसको हम नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 से ज्यादा अगर रहेगा तो उसको बोल देंगे पराश्रव्य तरंग। तो वही बात है। तो अब देखो, अपश्रव्य तरंग के कुछ उदाहरण, जैसे भूकंप की तरंग, इसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। उसी तरह कुत्ता अपश्रव्य तरंग सुन सकता है। बिल्ली, सांप, कछुआ, ये सभी क्या होता है? अपश्रव्य तरंग को महसूस कर सकता है। और हृदय से जो उत्पन्न होता है कंपन, वो भी क्या होता है? अपश्रव्य तरंग होते हैं। अब आगे है पराश्रव्य, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो तरंग होंगे, फ्रीक्वेंसी होंगे, उसी को बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। और इसको सबसे पहले किसने आवाज निकाली थी? तो गाल्टन ने निकाला था। तो गाल्टन ने सीटी से आवाज निकाला था। किसने? तो गाल्टन ने। कौन सा ध्वनि? तो पराश्रव्य ध्वनि या तरंग बोलो। ठीक है। अब अधिक आवृत्ति तथा कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण यह अधिक ऊर्जा संचित करती है। तुमको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बोलेगा निम्नलिखित में कौन अधिक ऊर्जा संचित करता है? तो क्या मारना? पराश्रव्य तरंग मारना। क्या मारना? पराश्रव्य तरंग मारना। तो पराश्रव्य तरंग अधिक आवृत्ति और कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण ये अधिक ऊर्जा संचित करता है। ठीक है। अब आगे क्या है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग। पराश्रव्य तरंग का उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, वही चीज लिखे हैं। तो पहले समुद्र में किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। या गहराई मापने के लिए, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अच्छा, वो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने वाले उसे क्या कहते हैं? तो सोनार कहते हैं। यानी सोनार की सहायता से हम समुद्र की किसी भी वस्तु को गहराई और वस्तु को पता करने के लिए करते हैं। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोनार, तो एस से होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ठीक है। अब दूसरा क्या है? संकेतों को भेजने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। अगला क्या है? कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। चिकित्सा में भी पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ईसीजी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो पराश्रव्य तरंग का। और ईसीजी का फॉर्म क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासोनिग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासोनिग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिग्राफी में भ्रूण जांच होती है, पथरी की जांच होती है, ट्यूमर सब जैसी बीमारियों में इसकी प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? अगर पेट में पथरी रहता है, पथरी यानी पत्थर बन जाता है, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए भी पराश्रव्य तरंग का ही उपयोग किया जाता है। पथरी जो बन जाता है पेट में, उसको भी ऑपरेशन किया जाता है। तो वो तरंगों के पराश्रव्य तरंग के ही द्वारा ही
तोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में गठिया में भी प्रासर्प्य ध्वनि का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, चमगादड़। चमगादड़ जो शिकार करता है वो किस ध्वनि का उपयोग करता है, तो प्रासर्प्य ध्वनि का उपयोग करता है चमगादड़ अपना शिकार पता करने के लिए। अगला क्या है, धातु के ब्लॉक में अगर कहीं दरार आ गया हो तो उसको पता करने के लिए प्रासर्प्य ध्वनि का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो यानी चुंबकीय तरंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इसी तरह इसीलिए हम यहाँ लिखे माध्यम का जरूरत नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसी भी तरह के संचरण के लिए माध्यम का जरूरत नहीं होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इसका जो वेव होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्या है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है इसीलिए हम इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसकी जो तरंगदैर्घ्य रेंज होती है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज 10⁻⁻14 से 4 मीटर होता है। बात कर रहा है 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर होता है। 14 में से एक गायब हो गया, 4 हो गया। 14 से जैसे 14 माइनस को और बाद दें प्लस हो गया तो +4 यानी 10⁻⁻4 से 4 मीटर होता है। सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सर्वप्रथम किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था, तो मैक्सवेल ने बताया था। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे में बात करें तो गामा किरण, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे जो एक्सरा होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रा वायलेट रे, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विजिबल लाइट जिसको हम देख सकते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब रक्त किरण, ये भी